रबिश अली सदरी वयसरली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान आरिफ बुल्ला टीवी के साथ पेश खदमत है। और आज के प्रोग्राम अलिफ में हमने जो टॉपिक आपके लिए मखसूस किया है उसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी से कतई नहीं है। उसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के बाद जो ज़िंदगी शुरू है, ज़िंदगी बाद ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, उससे ताल्लुक़ है इस टॉपिक का। आज हम बात ये करेंगे, अगर आप किसी भी तरह की कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई एतराज़ किसी न किसी मुखालिफ सोच की सूरत में आपको भुगतना पड़ेगा। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम कलमा तो आप जबकि एक ही पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा हाथों के बांधने में इख्तलाफ है। नमाज में हाथ को बांधने को कहता है, कोई कहता है यहाँ बांधो, कोई यहाँ बांधने को, हाथ खुले रखने को कोई मसलक हमें कहता है। बात हम ये करें कि हमारा हर चीज़ पे इख्तलाफ है। आप दुनिया की कोई बात करें, आपका कोई शायरी से शुगफ है तो आपका कोई ना कोई दोस्त ऐसा भी होगा जिसको शायरी से बहुत ज़्यादा नफरत होगी। आपको अगर खुशबुओं से प्यार है तो कोई ऐसा भी होगा जिसे खुशबुओं से एलर्जी होगी। तो बात कहने का मकसद यह है कि हर दुनिया को कोई भी ऐसा स्कूल ऑफ थॉट नहीं है जिसका कोई मुखालफ नज़रिया ना हो। दुनिया की वाहिद सच्चाई, इस कायनात का वाहिद सच ये है जिस पे हर बंदा मुत्तफिक अलह है, वो है मौत। क्योंकि मौत पे कोई भी आज तक इख्तलाफ कर ही नहीं सका। तो मौत का ताल्लुक़ जब हम मर जाते हैं तो हमें कब्र हमें मुयस्सर तब आती है। वो 2 गज़ जगह भी ना मिली कुएं यार में, बहादुर शाह ज़फ़र ने जैसे कहा था। तो आज भी हालत यही है। मैं बात ये करना ये चाह रहा हूँ कि कसूर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कब्रिस्तान जो हम देख रहे हैं कि जब हम आज से 20-40 साल पहले उस कब्रिस्तान का उनका हदूद अरबा कुछ और था। आज लोगों ने अपनी रहायशें कब्रों को मलिया मेट करके उनको ऊपर मट्टी डाल के और मट्टी डाल दी है और अपनी रहायशें बना के उसको अपने इस्तेमाल में ले आए हैं। कब्रिस्तानों की जो सूरत हाल है वो आपसे कोई ढकी छुपी नहीं है। मैं सिर्फ कसूर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएँ तो शहर खामोशन जहाँ भी आपको मिलेगा उसकी हालत ज़ार आपको कुत्ते वहाँ पे रात को रहते हुए कब्रों में मिलेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि हम सब के प्यारे, हमारे आबाद, मेरा भी, आपका भी, हमारे सब के जो बड़े हैं वो कब्रिस्तानों में हैं। और हम भी आज नहीं तो कल इन्हीं कब्रों में बड़े होंगे, हमारे ऊपर भी यही कुत्ते लेटे होंगे। तो आज तक ना किसी गवर्नमेंट ने सोचा है, ना कोई सिविल सोसाइटीज़ पे बात करने को तैयार है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना था कब्रिस्तानों को 4 दीवारी करवा दी और बस बड़ा इसमें हमने। लेकिन कब्रिस्तानों को 4 दीवारी के बाद पता क्या होता है? पता ये है कि जो एडिक्ट हैं, जो टीके लगाने, इंजेक्शन लगाने वाले लोग हैं, उनकी माजगा बन जाते हैं वो कब्रिस्तान। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने कब्रिस्तान को एक सानवी दर्जा दे रखा है। कब्रिस्तानों को हमने अपनी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। हम बच्चों को लेके जाते हैं पार्कों में, हम बच्चों को लेके जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, हम बच्चों को कब शायद ही होता है कि साल में एक आध दफ़ा कोई थोड़ा सा जिसका मज़हब से कोई लगाव हो तो वो अपने बच्चों को कब्रिस्तान ले जाए। ये आपके दादा वो की, ये आपके परदादा थे, ये आपकी दादी थी। ऐसा जबकि नज़र नहीं आ रहा इस माशरे में। आज के हमारे इस अछूते टॉपिक में हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब मियाँ नवाज़ करीमी साहब। सबसे पहले तो खुश आमदीद आज के प्रोग्राम में उनको। दूसरी बात यह है कि मैं आज उनसे हम ये जानेंगे कि ये जो हालत ज़ार बन चुकी कब्रिस्तानों की, उसमें सिविल सोसाइटी और सरकारी जो माफियाज हैं उनका क्या किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका और बुल्ला टीवी का। आज का जो प्रोग्राम आपने रखा है ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और ये हमारे अवाम जानना भी चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इससे पहले बहुत कम लोगों ने बात की है और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आज आपने शुरू किया है, स्टार्ट किया है, जो अवेयरनेस देने के लिए लोगों को, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इसके बाद गुजारिश ये है कि जो आपने प्रोग्राम तश्कील दिया है, जो डिस्कस किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल आपने हक़ाइक़ पे मबनी बात की है। कब्रिस्तानों में ऐसे ही हो रहा है कि कब्रिस्तान आज से 35-40 साल पहले, जैसा कि आपने फरमाया कि कब्रिस्तानों की जगह बड़ी वसी हुआ करती थी और कब्रिस्तानों के अंदर कम अज़ कम हमें ये आसानियाँ मिलती थी। वहाँ पे हम जाते थे तो कोई किसी किस्म की ख़राबी इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल है। जैसा कि अब देख लें, बाबा बुल्ले शाह मज़ार से हम शुरू होते हैं। बाकी भी मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि कब्रिस्तानों में क्या हो रहा है। कब्रिस्तानों में जगह जगह तजावज़ात तो होती है, कब्रिस्तानों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े तो होते ही हैं, आप देखते ही रहते हैं।
और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि जो नशई हजरात हैं वो कब्रों के बीच पुलिस से डरते, लोगों से डरते मारे, चूँकि मौत से वो नहीं डर रहे, लेकिन वो कब्रिस्तानों में जाते हैं जो कब्र को मिसमार करते हैं, कब्र के बीच या कोई कुत्ते बिल्लियाँ और मुख्तलिफ जो जानवर कब्रों के अंदर जो होते हैं वो जगह बना लेते हैं, तो वहाँ पे नशई हजरात जाके वाकई इंजेक्शन लगाते हैं, मौत से पहले मरने की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह कब्रिस्तानों की बेहुरमती आजकल तो बहुत ज़्यादा वाकई हो रही है। बाबा बुल्ले शाह के कब्रिस्तान के इर्द गिर्द देख लें, आपको बहुत मालिकी जगह है, बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान था। ये तकरीबन 80 कनाल 12 मरले शायद राउंड अबाउट था। तो आज वहाँ पे आपको 80 कनाल तो क्या, वहाँ आपको 30 कनाल भी रकबा, 20 कनाल भी शायद ना मिले। तो ये कब्रिस्तानों के अंदर जो लोग कब्जे कर रहे हैं, ये तो बाबा बुल्ले शाह मज़ार की मैंने बात की है। इसके अलावा आप कसूर का कदीमी कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसको आपको पता है ख्वाजा दाइमल हजूरी कसूरी कहते हैं। वहाँ भी बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, कब्जे भी हो रहे हैं। कब्रिस्तान की बेहुरमती इस कदर हो रही है, इतनी बेहिसी हो रही है कि कब्रिस्तानों की जो कब्रें मिसमार करके लोगों ने वहाँ पे जो घर बनाए हुए हैं, घरों के साथ साथ जो उनके वॉशरूम हैं वो कब्रिस्तान वाली साइड पे निकाले हुए हैं। रुख मोड़ दिया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस पानी को खुश्क करने के लिए वहाँ पे मट्टी डाल दी जाती है। जैसा कि आपने कहा, कब्र के ऊपर जाके मट्टी डाल के वापस आ जाते हैं। वो तो कब्र के ऊपर मट्टी डाल के जो उनके वारसान होते हैं वो वापस आते हैं। जो कब्ज़ा माफिया है वो कब्जे करने के लिए पहले पानी भी छोड़ देते हैं, पानी फिर ऊपर उसको मट्टी डाल के उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर लेते हैं, वहाँ पे घर बना लेते हैं। जैसा कि मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है इमरान साहब, जब मैं ख्वाजा साहब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ या किसी जनाजे के साथ जाता हूँ या कभी भी कैसे भी इत्तेफाक होता है वहाँ कब्रिस्तान से गुजरते हुए, तो बड़ा हमें अफसोस होता है कि कब्रिस्तान के अंदर जो वाशरूम निकाले हुए हैं। मैंने इससे पहले माजरत के साथ आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कसूर के एक डिप्टी कमिश्नर से भी बात की थी। वो मूसा खान शायद नाम था, या अली मूसा गिलानी था शायद। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा हजूर आप कसूर के ऑफिसर हैं, आपके अंडर है, आप एक इस सल्तनत के बादशाह हैं, तो कम से कम आप दीगर मामलात निपटाते हैं, आपके पास रेवेन्यू भी है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है, इख्तियारात भी हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी तजवीज़ देता हूँ, आप मेहरबानी फरमा के अगर उस पर अमल करवा लेते हैं तो मैं समझता हूँ, क्योंकि आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, सैयद अली मूसा आपका नाम है, तो आप मेहरबानी फरमाएं ये कब्रिस्तानों के बीच जो कब्जे हो रहे हैं, जो कब्रों की बेहुरमती हो रही है, उनको आप कम से कम रोक दें। जिसमें मैंने 2 कब्रिस्तान को पॉइंट आउट किया था, एक ख्वाजा साहब कब्रिस्तान को, एक मंगल मंडी जो वाक़या है कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान का मैंने जिक्र किया था। वहाँ पे इमरान साहब जो मंगल मंडी कब्रिस्तान है, वहाँ पे इतनी बदमाशी के साथ लोगों ने कब्रें मिसमार करके वहाँ मंगल के मंगल जानवर की वो मवेशियों की मंडी है वहाँ पे, तो वो मवेशियों की मंडी वहाँ पे लगती है। तो मैंने जब डिप्टी कमिश्नर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से जब मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बड़ा आराम से एक बड़ा आसान सा जवाब दे दिया। मुझे कहते भाई मैं असल में कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि जो कोई नया कब्जा होगा मैं उसको रोक सकता हूँ, जो इससे कबल कब्जे हो चुके हैं मैं उनको नहीं रोक सकता। मैं खामोश हो गया कि अगर बा इख्तियार ऑफिसर अगर ये मुझे कह रहा है तो फिर अल्लाह हाफिज है हमारे दूसरे। सिविल सोसाइटी का मुझे आप बताएं, सिविल सोसाइटी इसमें क्या किरदार अदा करती है? सिविल सोसाइटी इसमें कोई भी किरदार, सिविल सोसाइटी के बीच से ही कुछ लोग जो कब्जा माफिया के साथ मिले होते हैं। सिविल सोसाइटी को आप सारी की सारी गंदगी नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ लोग होते हैं एलिमेंट्स। मैं वही कह रहा हूँ, सिविल सोसाइटी के लोग बहुत अच्छे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग बहुत सी जगहों पे बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं। मैं कह रहा हूँ उन सोसाइटीज़ में से
कुछ चंद एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मकसद ही ये होता है कि जगह जगह पे जाके कब्जे करना, बदमाशियाँ करनी और अपने साथ दूसरे लोगों को इस्तेमाल करना। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि कब्रिस्तानों के बीच ये कब्जे भी हो रहे हैं, कब्रिस्तानों की बेहुरमती भी हो रही है। तो कब्रिस्तान जैसा कि आपने फरमाया कि वो दफना के मट्टी डाल के वापस आ जाते हैं, तो वाकई वो जो मतलब जितना मतलब घर में एक बाप होता है, वो बाप घर के 10 बंदों को पाल रहा होता है, 10 अफराद को पाल रहा होता है, बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से, बड़ी तकलीफ़ों से, और वो जगह भी बनाता है, कब्जे भी करता है। ये नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं वो कब्जे भी करते हैं, ज़मीनें भी बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ भी बनाते हैं, वहाँ पे प्लाजे भी बनाते हैं, कब्रिस्तानों के अंदर दुकानें बना के सेल भी करते हैं। सर करने जो करना है बहुत है। बात ये है कि बात करीब से बात पता है क्या, हमारा मुआशरा बसीत मजमूई ज़ुबानी का शिकार है। ये आप एक आम एक तबके की बात नहीं है, हर तबका ही हम ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमने मौत को फरामोश कर चुके हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि हम कब्रिस्तानों पे कब्जे करने से भी बाज नहीं आते। कब्रां बेच के हंसदे पैने खोरे कितने वसदे पैने, उचियाँ उचियाँ कंधा करके एक दूजे तो हंसदे पैने। आप बात हम ये करें कसूर, अच्छा अब यह कसूर से हम निकल जाए तो लाहौर में अगर चले जाए तो लाहौर में कब्रिस्तानों में जगह बेची जाती हैं, कब्रें बिकती हैं 15 से 20 हज़ार रुपये एक कब्र की जगह के लिए। सबसे पहले उसको आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको जगह एलोकेट की जाती है कि आपको इतनी जगह मिलेगी और ये यहाँ पे आपकी जगह होगी। उसके बाद क्या होता है, आपको उसके बाद फिर टैक्स भी देना पड़ता है कमेटी का, फिर सफाई वाले को आपको महाना भी देना पड़ता है। तो आप अगर पोश एरियाज में तो कब्रें बिक्री शुरू हो गई है ना, तो इसलिए हम पोश एरियाज की बात नहीं करें, हम बात करें हमारे जैसे तो जैसे कसूर हमारे आप कह लेंगे सिटी भी है, लेकिन इसमें देहात या गाँव की रसूम व रवाज या उसका अक्स आज भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो जी बिल्कुल इमरान भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, और ऐसे ही है, सच्चाई इसी में ही है कि वो लाहौर में जब हम चले जाते हैं वहाँ कब्रें बिकती हैं, वहाँ पैसे लेते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो गोरखन होता है वहाँ पे कम से कम जो जितनी जगह उन्होंने रखी हुई है उसकी बाउंड्री की होती है, तो उसके बाद वो उसके अंदर तो बेचते हैं। यहाँ पे लोग कम से कम वहाँ पे वो 10-20 हज़ार रुपये दे के जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जायदाद अपनी औलाद के लिए छोड़ के चले जाते हैं, 10-20 हज़ार तो वहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ के हालात आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें दफना के आ जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। उनकी कब्रों में इतनी मतलब है कि बेहुरमती होती है, वहाँ नशेई भी बैठते हैं, वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ भी होती हैं, वहाँ कुत्ते बिल्लियों नमा इंसान भी ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बैठ के कब्जे करके तो वहाँ पे दुकानें बना लेते हैं, वहाँ पे रहायशें बना लेते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बता सकते हैं कि यार फलां कब्रिस्तान में फलां बंदे ने फलां जगह पे कब्जा किया था? हाँ, मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ आपको पता होगा कि कसूर में एक वाकया रोडकोट में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक कसूर की एक सियासी शख्सियत है जिसने कब्जा करने की कोशिश की है। बहुत से लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया है, बहुत से लोगों ने वहाँ उसके खिलाफ एप्लीकेशंस दी हैं। तो वो उनका अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो कोर्ट में भी अब केस चल रहा है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भी उसका केस चल रहा है। इमरान आरिफ साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि देखें ये तो कब्जे वगैरह तो होते ही रहते हैं। मैं आपको एक आप बीती सुना देता हूँ। कब्रिस्तान हमारे कसूर में कोट अलीगढ़ कब्रिस्तान माई जटो वाला मौजूद है। उस कब्रिस्तान माई जटो वाला में एक बहुत बड़ा जनाजगाह है। जनाजगाह के बिल्कुल मेन गेट के सामने एक कूड़ा करकट का इतना बड़ा ढेर लगा होता था कि वो बड़ी मुश्किल से हम उठवाते थे। वो बल्कि टीएमए का अमला उठाता ही नहीं था, हम लड़ते रहते थे, बड़ी मुश्किल से मैं उसको वहाँ से उठाता था। तो आजकल हमने वहाँ पे कब्रिस्तान माई जटो वाला में जो उसकी एक 4 दीवारी होने वाली थी, 4 दीवारी, क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का होता है कि ऐसी प्रॉपर्टियों का ऐसी को हिफाजत करना और इसको क्लियर करना, इसके ऊपर अगर कोई खर्च होता है तो वो गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन कसूर में जो कब्रिस्तान माई जटो वाला है वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया हुआ है। मैं ये नौजवानों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, अपने कसूर शहर के रहने वालों को और मुखय्यर हजरात से भी ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने, मेरे साथ एक बंदा है आशिक अली आशिक, वो उसको भी बड़ा निकम्मा सा समझा जाता था और मैं तो वैसे ही निकम्मा आदमी हूँ, सीधी सी बात है। तो हमें अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी, तौफीक दी और
माइंड में ये बात आई कि वहाँ पे लोग कब्जे करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे चार दीवारी का अमल जो है ना शुरू किया हुआ है। और आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बल्कि ज़रूर मैं दिखाऊंगा आपको कि कब्रिस्तान बाई जट्टो वाले में हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ चार दीवारी करवाना शुरू कर दी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब हमारा प्लान चुके ये है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि हमने वहाँ ये प्लान किया है कि कब्रिस्तान के अंदर उसकी चार दीवारी करवाने के बाद वहाँ पे मिट्टी डलवाएंगे, उसको हम लेवल करवाएंगे। लेवल करवाने के बाद उस कब्रिस्तान के अंदर पौधे कुछ हमने लगा दिए हैं, कुछ हम पौधे लगाने जा रहे हैं। और पौधे लगाने के बाद हमारी सोच ये है कि इस कब्रिस्तान को इस तरह खूबसूरत बनाएंगे कि जब 10 मुहर्रम को या आगे पीछे लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं तो वहाँ पे फातिहा खानी करने के साथ साथ जब उनके साथ बच्चे होंगे तो वहाँ पे जो हम पौधे लगा रहे हैं वो हम फ्रूट के लगा रहे हैं। जब वो लोग आएंगे अपने प्यारों की कब्रों को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये कब्रिस्तान की कोई हिफाजत भी कर रहा है। लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुखय्यर हज़रात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ऐसे कामों में। कब्रिस्तान में देखें, मसाजिद तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, मदारस बहुत सारे लोग बनाते हैं, और भी बहुत सी अच्छी अच्छी जगहों पे पैसे लगाने की कोशिश करते हैं, मगर कब्रिस्तानों की तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि कब्रिस्तान में दफना के आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ पेरेंट्स भूल जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को चाहिए, ये भी हमारा ही हक है, कब्रिस्तान की हिफाजत करना, कब्रिस्तान के अंदर साजिशें पैदा करना। कब्रिस्तान के अंदर देखें गोरखन का मसले होते हैं, कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनका एक घर में कोई फौतगी हो जाती है तो वो कब्र निकलवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। हमारे गोरखनों ने इतने इतने पैसे लेने शुरू किए हुए हैं। गाँव में आप अभी भी चले जाएँ, अभी भी कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएँ, कई गाँव ऐसे हैं वहाँ पे 20-20 लड़कों की टीम बनी हुई है, वो वहाँ पे फ्री कब्रें निकालती हैं। और वहाँ उन 20 लोगों की टीम जो काम कर रही है उन्होंने अपने अपने इलाके में ये टेंट का सामान भी बनाया हुआ है। और उनकी कोशिश ये होती है कि वो जाके किसी गरीब को कफन की ज़रूरत है तो उनको कफन देते हैं। अगर कोई गरीब कब्र के पैसे नहीं दे सकता, कब्र के पैसे देते हैं, कब्र खोद के देते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस तरह का ट्रेंड नहीं अभी है। मैं ये चाहता हूँ कि हर इलाके के अंदर नौजवान नस्ल के जो नौजवान लड़के हैं वो ये जुर्रतमंदी करें, वो अपने अपने इलाके में टीम बनाएं और 10-10, 20-20 लड़कों की। और जो गरीब लोग हैं, देखें भाई मैं भी गरीब हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत गरीब हैं जिनके घर में कोई फौत हो जाए, कोई बाप फौत हो जाए, माँ फौत हो जाए, बेटा हो जाए, भाई हो जाए, बहन हो जाए, कोई भी हो जाए, उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो खर्च करें। लेकिन हमारी रस्में बनी हुई है कि जब फौतगी होती है तो हमसाया भी घर में खाना पकाना छोड़ देता है। आज ये साथ वाले की फौतगी हो गई है, हमने इधर से खाना खाना। तो ये सारे ट्रेंड चलते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि कब्रिस्तान में जहां हम अपने किसी प्यारे को छोड़ के आते हैं उसके पीछे भी जाना है। अगर नहीं जाते तो ना सही, कुछ ऐसे लोग निकलें बाहर जो जज्बा रखते हैं, वो दर्द दिल रखते हैं, तो कब्रिस्तानों में हिफाजत करें। जैसे हमने काम वहाँ पे शुरू किया हुआ है, इमरान आरिफ साहब, हमने वहाँ पे प्लान ये दिया हुआ है कि हम चाहते हैं कि उस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर एक ईंट अपनी ज़रूर लगवा लें आप। तो ये नहीं हम कहते कोई 10,000 भेज दे, 20,000 भेज दे, 50, वो जितनी किसी की हिम्मत है, ताकत है, वो भी भेजे, लेकिन हर गरीब आदमी वहाँ पे जाए, एक ईंट ज़रूर वहाँ पे लगाए और इंशाअल्लाह ताला इसका अजर भी आपको मिलेगा और अल्लाह ताला ज़रूर इसका अजर देगा। नाज़रीन, हमारा काम यह है कि हमने शऊर जो हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने बख्शा है उसकी जो रोशनी है वो आप तक फैलाने की हम कोशिश करते रहेंगे। मेरे साथ नवाज़ करीमी साहब को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।